8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थीं। उनके परिवार के पास 5,000 रुपए नकद थे, बस इतनी ही। डॉक्टर ने कहा था कि तुरंत दवाइयां लानी होंगी, नहीं तो जान जा सकती है। परिवार का एक युवक दौड़ता हुआ नजदीकी मेडिकल स्टोर पहुंचा। उसने 500 का नोट काउंटर पर रखा। दुकानदार ने नोट वापस धकेल दिया। युवक ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? दुकानदार बोला, भाई ये नोट अब चलता नहीं, सरकार ने बंद कर दिया। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर बोला है। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात यही हाल पूरे हिंदुस्तान का था। 130 करोड़ लोग एक रात, और एक ऐसा फैसला जिसने ना सिर्फ जेबें खाली कर दी बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक ऐसे भंवर में धकेल दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है नोटबंदी की। ये कहानी है उस एक फैसले की जिसे भारत सरकार ने काले धन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार कहा, लेकिन जिसके नतीजों ने करोड़ों गरीब, मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आज हम आपको वो सब बताएंगे जो शायद आपने कहीं और नहीं सुना। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो चुनावी वादों में एक वादा बहुत चमका था, काला धन वापस लाना। स्विस बैंकों में जमा हजारों करोड़ रुपए, वो धन जो देश का था लेकिन देश के काम नहीं आ रहा था। जनता ने सपना देखा हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सरकार काले धन के खिलाफ कुछ बड़ा करने की योजना बना रही थी, और वो बड़ा जो था वो इतना बड़ा निकला कि पूरा देश हिल गया। 8 नवंबर 2016 की शाम देश के अधिकांश लोग अपनी दिनचर्या में थे। कोई खाना बना रहा था, कोई बच्चों को पढ़ा रहा था, कोई दुकान बंद कर घर लौट रहा था। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन पर आए। उनकी आवाज गंभीर थी और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आज रात 12 बजे से 500 और 1,000 के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। बस इतना काफी था। कुछ ही मिनटों में पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं, मिठाई की दुकानें रात में खुल गईं। लोग एटीएम की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन एटीएम खाली थे, बैंक बंद थे, और जेब में जो नोट थे वे अगले कुछ घंटों में कागज के टुकड़े बनने वाले थे। सोचिए, उस समय भारत में कुल मुद्रा प्रचलन में जितने नोट थे उनमें से 86% नोट सिर्फ 500 और 1,000 के थे, यानी देश की लगभग पूरी नकदी एक झटके में अवैध। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार उस समय करीब 15.4 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे, और इनमें से 86% यानी लगभग 13.3 लाख करोड़ रुपए रातों रात बेकार हो गए। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये शायद स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक प्रयोग था। लेकिन इस फैसले का असली चेहरा आंकड़ों में नहीं था, वो था उन लाखों हाथों में जो खाली हो गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामकली देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत थी। उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई कुल मिलाकर 18,000 रुपए उन्होंने अपने घर की एक दीवार में छुपा कर रखे थे। बैंक क्या होता है वो जानती भी नहीं थी। उनके गांव से नजदीकी बैंक की दूरी 15 किलोमीटर थी। नोटबंदी के बाद वो रोज बैंक जाती रहीं, हर बार कतार में खड़ी रहीं, हर बार खाली हाथ लौटी, और एक दिन उनकी बचत की समय सीमा खत्म हो गई। वो पैसा जो उन्होंने पूरी जिंदगी जोड़ा था वो बेकार हो गया। रामकली देवी की ये कहानी अकेली नहीं थी। नोटबंदी के अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो भारत का नजारा किसी ने कभी नहीं देखा था। बैंकों के बाहर रात भर से लोग खड़े थे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब एक लंबे कतार में। किसी के पास पानी नहीं था, किसी के पास खाना नहीं था, लेकिन सब खड़े थे क्योंकि जेब में जो नोट थे वे बदलवाने थे। एटीएम के बाहर भीड़ इतनी थी कि पुलिस बुलानी पड़ी, और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 9 नवंबर को यानी नोटबंदी के ठीक अगले दिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग बैंक की कतार में खड़े खड़े गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। ये पहली मौत थी, लेकिन आखिरी नहीं। भारतीय मीडिया संस्थानों और विभिन्न राज्य सरकारों के रिकॉर्ड के अनुसार नोटबंदी के पहले 50 दिनों में कतारों में खड़े होने, पैसे न मिलने के कारण इलाज न हो पाने और मानसिक तनाव की वजह से
देश भर में 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 150 से ज्यादा। ये वो लोग थे जो किसी युद्ध में नहीं मरे, किसी बाढ़ में नहीं मरे, किसी भूकंप में नहीं मरे। ये अपनी ही जमा पूंजी बदलवाने के लिए कतार में खड़े होकर मरे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक किसान थे, सुभाष पवार। नेटबंदी से ठीक पहले उन्होंने अपनी सोयाबीन की फसल बेची थी। हाथ में नकद आए थे 50,000 रुपए। उनका सपना था इस पैसे से अगली फसल के लिए बीज और खाद खरीदेंगे, शायद बेटी की शादी के लिए कुछ बचत भी होगी। लेकिन नोटबंदी के बाद वो पैसा बैंक में जमा तो हो गया, मगर निकालने की सीमा इतनी कम थी कि न बीज खरीद पाए न खाद। अगली फसल बर्बाद हो गई, कर्ज चढ़ गया और सुभाष पवार उस कर्ज के बोझ तले दब गए। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र पर टिका है। ठेले वाले, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, छोटे कारीगर, ये सब नकद काम करते थे। इनके पास न बैंक खाता था, न डेबिट कार्ड, न ऑनलाइन पेमेंट का कोई साधन। जब नोट बंद हुए तो इनका काम भी बंद हो गया। सूरत के कपड़ा उद्योग में उस समय लाखों मजदूर काम करते थे। नोटबंदी के बाद कारखाने बंद होने लगे। मालिकों के पास मजदूरों को नकद देने के लिए पैसे नहीं थे। हजारों मजदूर अपने अपने गांव लौटने लगे, बिना तनख्वाह के, बिना भविष्य के। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के बाद के महीनों में भारत में लगभग 50 लाख नौकरियां खत्म हुई। 50 लाख। इन 50 लाख के पीछे 50 लाख परिवार थे। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे जरूरी है, नोटबंदी का मकसद क्या था? सरकार ने 3 बड़े दावे किए थे। पहला, काला धन नष्ट होगा। जिन लोगों के पास अवैध नकदी है वे उसे जमा नहीं करा पाएंगे और वो पैसा खुद ब खुद सिस्टम से बाहर हो जाएगा। दूसरा, नकली नोट बंद होंगे। पाकिस्तान और अन्य देशों से आ रही जाली मुद्रा का सफाया होगा। तीसरा, भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा, कैशलेस इंडिया बनेगा। ये तीनों दावे सुनने में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2018 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक संख्या प्रकाशित की। वो संख्या इतनी चौंकाने वाली थी कि विपक्ष से लेकर अर्थशास्त्री तक सब हक्के बक्के रह गए। RBI ने बताया कि नोटबंदी में बंद किए गए कुल 15.4 लाख करोड़ रुपए में से 15.31 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए, यानी 99.3%। वो काला धन जिसे सरकार ने कहा था कि सिस्टम से बाहर हो जाएगा, वो लगभग पूरा वापस आ गया। जिसका मतलब था या तो काला धन उतना था ही नहीं जितना सोचा गया था, या फिर उसे सफेद करने के रास्ते पहले से खुले थे। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिला। सरकार का दूसरा दावा था नकली नोटों का सफाया। RBI के आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी से पहले प्रचलन में कुल नकली नोटों की संख्या कुल मुद्रा का मात्र 0.0007% थी, यानी 1 लाख असली नोटों में 7 नकली नोट। इतने कम नकली नोटों को हटाने के लिए पूरे देश की 86% नकदी बंद करना, क्या ये तर्कसंगत था? अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ इस सवाल का जवाब आज भी खोज रहे हैं। तीसरा दावा था डिजिटल अर्थव्यवस्था, और इस मोर्चे पर कुछ बदलाव जरूर आया। पेटीएम और UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स ने उस दौर में तेजी से विस्तार किया। डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि नोटबंदी के 2 साल बाद भारत में नकद का प्रचलन नोटबंदी से पहले के स्तर से भी ज्यादा हो गया था। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत में कुल नकदी प्रचलन 28 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई, जो नोटबंदी से पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी थी। तो क्या कैशलेस इंडिया का सपना सच हुआ? आंकड़े खुद जवाब दे रहे हैं। नोटबंदी से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम। बाद में उन्होंने एक शोध पत्र में लिखा कि नोटबंदी ने भारत की GDP को कम से कम 2% तक नुकसान पहुंचाया। 2%, ये संख्या छोटी लगती है, लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था में 2% का मतलब है लाखों करोड़ रुपए का नुकसान, लाखों नौकरियां, लाखों परिवारों का टूटा हुआ भविष्य। और ये बात उस व्यक्ति ने कही जो खुद उसी सरकार का हिस्सा था। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने नोटबंदी को एक अधिनायकवादी कदम कहा। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध था, क्योंकि इसमें जनता से कोई राय नहीं ली गई, संसद में कोई बहस नहीं हुई और रातों रात करोड़ों लोगों की जिंदगी उलट दी गई।
पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा, ये एक संगठित लूट और वैधानिक डकैती है। ये शब्द थे एक ऐसे व्यक्ति के जिन्होंने 1991 में भारत को आर्थिक संकट से उबारा था। अब वो सवाल जो सबसे बड़ा रहस्य है। नोटबंदी की घोषणा से पहले कुछ चुनिंदा लोगों को इसकी भनक थी। ये बात कोई अफवाह नहीं है, ये बात खुद संसदीय जांच और मीडिया रिपोर्टों से सामने आई। नोटबंदी की घोषणा से ठीक पहले के हफ्तों में कुछ सहकारी बैंकों में, खासकर महाराष्ट्र में, असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में पुराने नोट जमा किए गए। उन बैंकों के माध्यम से नए नोट निकाले गए, सीमा से बाहर जाकर। विपक्ष ने सवाल उठाया, कैसे, किसने बताया और किसने फायदा उठाया? इन सवालों की जांच हुई, लेकिन ठोस निष्कर्ष आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। जो जानकारी थी वो दबती रही, जो सवाल थे वो अनुत्तरित रहे। जनवरी 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से कहा, नोटबंदी का फैसला संवैधानिक था, सरकार को यह अधिकार था। लेकिन उसी पीठ के एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने असहमति जताई। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि यह निर्णय संसद के माध्यम से आना चाहिए था, न कि केवल एक अधिसूचना के जरिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह यह फैसला लिया गया वो तरीका लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दृष्टि से उचित नहीं था। एक महिला न्यायाधीश की यह अकेली आवाज उस पूरे फैसले में सबसे ज्यादा गूंजती है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाया नहीं जाता, उसे सुना जाता है। नोटबंदी के तुरंत बाद सरकार ने कहा, GDP पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत है। लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे थे। 2016-17 की चौथी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 6.1% रह गई, जो उससे पिछली तिमाही में 7.3% थी। असंगठित क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से असंगठित क्षेत्र के आंकड़े सरकारी GDP गणना में पूरी तरह शामिल नहीं होते। इसलिए असली नुकसान जो जमीन पर हुआ वो आधिकारिक आंकड़ों में कभी पूरी तरह दिखा ही नहीं। अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि नोटबंदी का असली आर्थिक नुकसान सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक पहलू और है जिसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। नोटबंदी के बाद भारत में टैक्स देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई, बैंकिंग सिस्टम में खातों की संख्या बढ़ी, डिजिटल लेन देन का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ। आज UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और उसकी जड़ें उसी दौर में गहरी हुई। ये भी सच है, लेकिन सवाल ये है, क्या यही नतीजे किसी और तरीके से नहीं मिल सकते थे? क्या इन फायदों के लिए करोड़ों गरीबों को इतनी तकलीफ देना जरूरी था? क्या 150 से ज्यादा लोगों की जानें इसकी कीमत थीं? इन सवालों का जवाब इतिहास को देना है। याद है उस बुजुर्ग महिला को जो उस रात ऑपरेशन टेबल पर थी? उनके परिवार ने किसी तरह रात में एक परिचित से उधार लेकर दवाइयां खरीदी। वो बच गईं, लेकिन वो युवक जो दौड़ता हुआ मेडिकल स्टोर गया था, उसके मन में वो रात हमेशा के लिए घर कर गई। आज वो जब भी किसी नोट को हाथ में लेता है, उसे याद आता है वो रात जब एक नोट की कोई कीमत नहीं थी। यही है नोटबंदी का असली चेहरा, न सिर्फ आंकड़ों में, न सिर्फ अर्थशास्त्र की किताबों में, बल्कि उन करोड़ों लोगों की यादों में जिन्होंने उस रात को जिया। हर बड़े फैसले को इतिहास परखता है। नोटबंदी को लेकर भारत आज भी बटा हुआ है। कुछ लोग इसे एक साहसी और जरूरी कदम मानते हैं, कुछ लोग इसे एक ऐसी भूल मानते हैं जिसकी कीमत आम आदमी ने चुकाई। लेकिन एक बात पर सबकी सहमति है कि ऐसा फैसला जो एक पल में 130 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दे, उसे बिना तैयारी के, बिना संसद की मंजूरी के, बिना जनता को विश्वास में लिए नहीं लिया जाना चाहिए था। क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, नेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन जनता रहती है। और जनता की तकलीफ वो किसी भी राजनीतिक बयान से बड़ी होती है। क्या भारत फिर कभी ऐसा कदम उठाएगा? क्या कभी कोई और नोटबंदी होगी? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। लेकिन एक बात तय है, अगर कभी ऐसा हुआ तो उस रात की यादें हर उस इंसान के जहन में जाग उठेंगी जिसने 8 नवंबर 2016 को जिया था, क्योंकि कुछ रातें भुलाई नहीं जाती।